अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस निकला। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जुड़ गए। मरकजी मुल्जिम का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय साजिशों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के नाम और तमाम तफसीलात मौजूद हैं। रॉ ने तीसरे मुल्क के जरिए भारत से फंडिंग की। मोईद यूसुफ ने बताया कि ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी को मुमकिन बनाया जाए। जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक। हमारे पास उनके जाली नाम, उनकी असल आइडेंटिटीज़, वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जिस दिन ये अटैक हुआ है हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो फाल ना हो सके और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहां से निकल जाए। टेरर फाइनेंसिंग यानी जो पैसे जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहां से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान, तीसरे मुमालिक के जरिए पैसे भिजवाए गए। और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। ये जो ईद गुल वाला मामला है इसकी जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी इसके पास है। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो। तो जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए हैं। डीजी ISPR ने भी कुछ अरसा कबल भारतीय साजिशों का पर्दा चाक किया था और ये भी बताया था कि भारतीय सिफारत खाने और कौंसुलेट दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। डीजी ISPR ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। Embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जौहर टाउन धमाके में दहशतगर्दी के पीछे भारत था, शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। ये भी कहा कि दुनिया भारत को कटहरे में लाए, वो समा से बात कर रहे थे। भारत ये पहली मर्तबा नहीं किया। जौहर टाउन का वाकया है, अब तो शवाहिद जमा हो गए और आपके सामने पेश भी कर दिए, दुनिया के सामने पेश कर दिए कि किस तरह भारत इस दहशतगर्दी के पीछे था, किस तरह उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग की है। जायज तवक्को है हमारी कि जो दुनिया के इदारे हैं जो दहशतगर्दी में हमसे ताउन का तकाजा करते हैं, उन्हें इस नोटिस लेना चाहिए। हमने पहले भी शवाहिद दिए थे, उन्हें खातिर में नहीं लाया गया, उन पर तवज्जो, संजीदा तवज्जो नहीं दी गई। हम दोबारा देखने के लिए तैयार हैं कि बड़ा ये खतरनाक खेल भारत खेल रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि भारत जानता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का तरीका अपनाया हुआ है। वो अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इस किस्म के वाकयात में तो काफी अरसे से हिंदुस्तान मुलव्विस रहा है। हिंदुस्तान ने जब से इस बात का एहसास हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता, तो उन्होंने एक जो दूसरा तरीका अपनाया हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई जाए। वो दहशतगर्दी ना सिर्फ डायरेक्टली कर रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान के जरिए भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और हमारे पास शवाहिद बहुत ज्यादा हैं, बल्कि जो एक फोल्डर दिया गया था वो तो एक, मैं समझता हूँ कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके अलावा भी बेशुमार ऐसे जो हमारे पास शवाहिद हैं जिनको हम पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लाहौर के जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस तमाम मकामी दहशतगर्द पकड़े गए। IG पंजाब इनाम गनी ने ब्रीफिंग में बताया कि ईद गुल ने 21 जून को इलाके की रैकी की। धमाके के लिए गाड़ी तैयार करने में ईद गुल और उसकी बीवी ने मदद की। पीटर पॉल को बैरून मुल्क से फंडिंग का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कुलभूषण की शक्ल में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पहले ही सबके सामने हैं। जॉर्जटाउन लाहौर धमाके की प्लानिंग कैसे की गई? आईजी पंजाब इनाम गनी ने स्लाइड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफसील से वादे किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गाड़ी में 20 किलो धमाका खेज मवाद रखा गया था। ईद गुल ने 21 जून को इलाके की रेकी की। पीटर पॉल डेविड को बैरून मुल्क से फंडिंग मिली। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जब इसको ये हुक्म मिला कि तुमने इस कार्रवाई को आगे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना है। इसको जो फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी वो भी हमारे पास है। इसके जो बाहर के कनेक्शंस, जो टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, सारा कुछ इसका रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज विद अस। आईजी के मुताबिक धमाके में मुलव्विस नेटवर्क के तमाम अफराद पकड़े जा चुके हैं। इसमें पाकिस्तान में जितने लोग मुलव्विस थे वो अल्लाह के फजल से पंजाब पुलिस सीटीडी जो है वो उसको तमाम लोगों को एप्रीहेंड कर चुकी है। ये सारे का सारा सेल जो है वो इस वक्त हमारे सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है और हमें उनके बारे में पता है। फवाद चौधरी ने बताया कि लाहौर धमाके की साजिश के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस, सीटीडी, एमआई, आईएसआई और दीगर एजेंसियां मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। अब सियासत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पीडीएम का स्वात के ग्रासी ग्राउंड में जलसा जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जिनमें मदारिस के तलबा भी शामिल है। बात करेंगे राहम यूसुफ ज़ई से जो इस वक्त जलसा गाह में हैं। राहम, अब से कुछ देर पहले ये इतला थी कि तेज हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है। अब मौसम की ये सूरत हाल है तो इंतजामिया का क्या बताना है? खिताब का सिलसिला कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, ना सिर्फ कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है बल्कि मौसम भी काफी खुशगवार हो गया है। सुबह जितनी गर्मी थी अब मौसम इतना ही अच्छा हो गया क्योंकि अब से तकरीबन 1-2 घंटे पहले यहाँ पे तेज आंधी और फिर उसके बाद काफी तेज बारिश यहाँ पे हुई है। बारिश के बाद कारकुनान जलसागाह में वापस आ गए हैं और इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पे काफी गर्म जोशी के साथ और जोश वरोश के साथ जलसे में भी शिरकत फरमा है। इस वक्त पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान वो जलसागाह में आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो जलसे से खिताब भी करेंगे। अब से कुछ देर पहले सूबाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर है अमीर मकाम ने खिताब किया, ताहम शहबाज शरीफ का खिताब अभी रहता है और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब खिताब करेंगे। जलसागाह इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। काफी ज्यादा तादाद में कारकुनान इस वक्त जलसागाह में शरीक है। काफिलों की शक्ल में कारकुन मलाकान डिवीजन से और इसके अलावा काटलंग एरिया से जितने भी कारकुनान है वो यहाँ पे इस वक्त जलसागाह में मौजूद है और ऊपर से अब्र करम भी हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है जिसकी वजह से मौसम भी काफी खुशगवार है। तो यकीनन जलसा बड़ा है, कारकुनान भी ज्यादा। ठीक है, हम इससे मुताल्लिक आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने पीडीएम के जलसे में दीनी मदारिस के बच्चों की शिरकत पर कड़ी तनकीद की है। तर्जुमान का कहना है कि मदारिस के मासूम बच्चों को सियासत का ईंधन बनाया जा रहा है। वालिदैन अपने बच्चों की निगरानी के फरीजे से गाफिल न हों। वफाकुल मदारिस बच्चों के इस्तेहसाल का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि चोरों का लुंडा बाजार आज स्वात में इकट्ठा हो रहा है। ये लोग एक तरफ पाँव पकड़ते हैं और दूसरी तरफ मज़ाहमत करते हैं। ये जो मर्जी कर लें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान की कारकर्दगी बोल रही है बिलावल अमेरिका जाएं, वापस उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 25.3 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं। 2016, 2017, 2018 आखिरी पीएमएलएन के 3 साल रेमिटेंसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं। हमने 29 अरब डॉलर के ऊपर लेके गए। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। 4732 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी टैक्स नहीं जमा हुआ।
एक्सपोर्टर को 1 साल के अंदर 251 अरब रुपया रिफंड अदा किए गए हैं। इसहाक डार के दौर में यही रिफंड्स रोके जाते थे। वो लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम बड़े अहल हैं, जो आज मुल्क छोड़ के भागकर लंदन में बैठे हुए हैं, ये ईवीएम से भाग रहे हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से भाग रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इनकी आइंदा हुकूमत नहीं आएगी। आज चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवाद जा रहा है। ये वो लोग जो एक तरफ पांव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मजामत करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कोई नोखे लाड़ लें और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे, आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना हो गए। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो पहले ही अमरीका में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी आइंदा कुछ रोज में दौरा अमरीका का इम्कान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना हुए, जहां वो 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वजीर आला सिंध का रवा महीने अमरीका का ये दूसरा दौरा है। सूबाई वजीर सेहत और बिलावल भुट्टो की फूफो डॉक्टर अजरा पेचोहो भी अमरीका में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जल्द दौरा अमरीका मुतवक्के है। MQM पाकिस्तान के धड़ों को एक करने की कोशिश। तंजीम बहाली कमेटी के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ORC के जो रहनुमा यहाँ पहुंचे हैं उनमें शाहिद पाशा हैं, कामरान फारूकी हैं, अंजुम अलीम है, और उनको इस बात का इंतजार था कि मजीद 2 रहनुमा असलम भुट्टो और जावेद काजमी भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने हमें देखा, हैरान हुए, और उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर एक अजीम कॉज के लिए आए हैं ताकि इन धड़ों को यकजा किया जा सके। इस मौके पर ORC के रहनुमाओं का ये दावा था कि इस बात का जल्द ऐलान किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि MQM के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर साफ सुथरी क़यादत का इंतखाब किया जाएगा, और जो लोग करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं उनको पार्टी से खारिज किया जाएगा। वाज़ेह है कि ORC रहनुमाओं की गुज़िश्ता रात बैठक हुई थी, जिसमें फारूक सत्तार भी शामिल थे, और ये रहनुमा फारूक सत्तार की आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी घर के अंदर मौजूद थे, ताहम वो रहनुमा वहाँ पर अपने दीगर रहनुमाओं का इंतजार करने के बाद गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। जी ठीक है, मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। शाहिद भाई, मेरा तो घर है इधर, आपको पता मेरा ये घर है। शाहिद भाई, मेरा तो घर है इधर, आपको पता मेरा ये घर है। सिंध में असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सईद गनी बड़े मिस्कीन नजर आते हैं, मगर पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि सईद गनी पर ANF ने केस बनाया है। लेकिन मैं थोड़ा सा सईद गनी साहब की बात करता चलूं। सईद गनी साहब वैसे तो आजकल उन्होंने एक नया अलग घर लिया हुआ है खड्डा मार्केट पे, वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने जाते हैं। वैसे तो बड़े मिस्कीन टाइप के नजर आते हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ है पर्दे के पीछे। आप कपड़ों समेत ना जाइए, आप अबड़ों समेत चले जाइए। आप अबड़ों समेत चले जाइए और कपड़ों को रहने दीजिए, उसी को छोड़ाइए, थोड़ा बहुत झाड़ेंगे अबड़ों को, उसी में से बहुत कुछ निकल आएगा। तफसील इंशाल्लाह इसकी बता दूंगा, वो इस अबड़ो एंड क्या कर रहा है वो। असल आप ANF का केस है, एंटी नार्कोटिक फोर्स का केस है, और पहले भी आपको पकड़ा जाना था। किसी की मेहरबानी है, शायद आपके काम आ गई। फरहान शुरला इनके भाई फरहान गनी के साथ उसकी तस्वीर है। अगर आप माशाल्लाह नेक परवीन है तो ये फरहान शुरला के साथ आप क्या कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। ये क्लीन शेव में, चश्मे लगा के, मासूम बन के, मैं तो कपड़े लेके जाऊंगा, ड्रामेबाजी। तीन मिनिस्ट्रियों की लेबर की गाड़ी भी इनके पास, इनको बड़ी जान का खतरा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आबाद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गाड़ी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो गाड़ी उन्हें वालिद की तरफ से विरासत में मिली। इलेक्शन कमीशन और FBR के पास उस्मान बुज़दार के तमाम असासों का रिकॉर्ड मौजूद है। कनीज़े दोम को कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो बजाय इसके कि जवाब दें, मीडिया का सहारा ले रही हैं। उन्होंने वजाहत की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो गाड़ी उनके वालिद मोहतरम ने उनको एक विरासत, जब किसी वालिद की तकसीम होती है तो बड़ा बेटा होते हुए वो गाड़ी जो है उनके हिस्से में आई है। जो कनीज़े दोम है
उसका दिन रात उस्मान बुज़दार एक ड्रोन ख्वाब की तरह उसके असाब पे सवार हैं। कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कनीज़े दोयम हो, कनीज़े अव्वल हो, नून लीग के तमाम दरबारी खवारी क्यों ना हों, सबको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। कोयटा के बिजली रोड थाने से अपोजिशन अरकान ने धरना खत्म कर दिया है। हुकूमत ने इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दे दी। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान ने गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से FIR वापस लेने के बाद कोयटा के बिजली रोड थाने से धरना ख़त्म कर दिया। अपोजिशन अरकान ने FIR की वापसी को अपनी फतह करार दे दिया। बलोचिस्तान मुश्किलात का शिकार है, बलूचिस्तान में तकालीफ और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा ये जद्दोजहद जारी है। ये उसका बिल्कुल इब्तिदा था और इब्तिदा में कामयाबी हमें अवाम और आपके तवस्सुत से हासिल हुई है। हुकूमत में शामिल जमातों के अरकान का कहना है कि असल में अपोजिशन की सुई PSDB पर अटकी हुई है। वो पार्लिमान में आए, इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। हम साफियों पे ये छोड़ते हैं, बेशक ये साफी हजरात थर्ड पार्टी का किरदार अदा करते हुए स्पीकर के जरिए से कोई इन कैमरा ब्रीफिंग का बंदोबस्त हम करवाने के लिए तैयार है कि जो कुछ उस दिन हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए भी हम तैयार है। हुकूमती अरकान ने कहा कि संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ सकती हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। स्वात में PDM का जलसा जारी है, जिससे शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। खत्म हो गई, फिर जब ये हुकूमत आई जिसको KPK के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर $1 डॉलर के मुकाबले में कीमत $1 की गिरती है तो वो वज़ीर आज़म वो समझ लीजिए चोर है। न जाने KPK के बुजुर्गों, नौजवानों, आप तो बड़े रवायात वाले लोग हैं, आप तो बड़ी एहतराम वाले लोग हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये किस इमरान खान न्याजी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, चाहे वो कश्मीर पर हो, फलस्तीन पर हो, महंगाई पर हो और न्यूक्लियर ताकत के मामलात पर हो, इमरान खान न्याजी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खते अफलाक से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट नहीं मुहैया की, कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि मैंने KPK में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी और मैंने KPK में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, KPK में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहां पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ उसने KPK में कर दिया है। बिलाखिर पता लगा कि
کہ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की छतें जो है वो टपकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन न होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहाँ पर PDN के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं PDN के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। लेकिन मजबूर हूँ ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था। PKLI जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो PKLI जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहां पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में CT स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर अता किया। हो नहीं सकता कि इस इस्लामी मुल्क में अमीर बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता, और गरीब की बेटी या उसकी वालिदा या वालिद बगैर दवाई और इलाज के सिसक कर जान दे दें। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायदे आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और खून के दरिया अबूर किए। आज उनकी रूहें उनकी कब्रों में तड़प रही होंगी कि या अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए मैंने खून दिया था, मैंने शहादत का जाम नोश किया था। हमने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां पर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या तांगेबान हो या मजदूर हो या यतीम हो या बेवा हो, उसको उसका हक मिलेगा। कोई उसका हक नहीं छीन सकेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई उसके घर में डाका नहीं डाल सकेगा, और अगर कोई जुर्म करेगा तो फिलफौर उसको सजा मिलेगी। ये कैसा पाकिस्तान है कि जहां पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं इनकी फिर कोई कमी ना होती, फिर हम खाली अतियात पर तकिया ना करते, फिर हम अपनी जेब से कौमी खजाने से खर्च कर KPK के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हम ये टीके बाहर से मंगवाते और घर घर टीके लगाए जाते। मगर इमरान खान नियाजी को क्या परवाह, वो तो बनी गाला के महल्लात में बैठा है। उसको क्या पता कि सवात में या फिर रहीम यार खान में या फिर लाड़काना में या फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। एक घराना 6 अफराद का, एक बाप कमाने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि घर गिरवी रखकर बाप का इलाज करवाया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाप चला जाए तो
तो उस खानदान की जिंदगी अंधेरी हो जाती है। कोई सर पर दस्त शब्द देने वाला नहीं होता। मेरे बुजुर्गों भाइयों, जान लो मेरी बात कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म ने देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां उलमा ने दी, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां नौजवानों ने दी, डॉक्टर्स ने दी, इंजीनियर्स दी, माओ के आंचल फटे, तब पाकिस्तान बना था। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहाँ गया? ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई सौ दर्जे पीछे चला गया, जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। वो BRT कहते हैं कि करप्शन की, मुझे बताएं कि BRT पिशावर बसें चलती हैं और फिर चलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके KP के खजाने के लूटे गए BRT पिशावर में। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात करने नहीं आया, आजिज़ आदमी हूँ, एक खुदा का गुनाहगार। PDM के जलसे से शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर सब मुत्तहिद हैं। इमरान खान कहते थे सस्ती बिजली लाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? नवाज शरीफ इजाफी बिजली छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरों को ख़त्म किया। महंगाई और गुर्बत आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। और अब ये खबर आपको दें कि मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी के तैयारे की हंगामी लैंडिंग हुई है। फनी खराबी के बायस तैयारा मुल्तान एयरपोर्ट पर उतारा गया है। बात कर लेते हैं मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइए इससे मुतालिक क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फनी खराबी के बायस बिलावल भुट्टो जरदारी के जहाज की मुल्तान में हंगामी लैंडिंग हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे अपने प्राइवेट तैयारे में। मुल्तान एयरपोर्ट पर जहाज में फनी खराबी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ताहाल ठीक ना हो सका। एयरपोर्ट के जराये के मुताबिक जहाज का प्रेशर लीक होने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पर आधा घंटा क्याम किया, जबकि इसके मौके पर सईद गनी और नासिर शाह भी इनके हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी वो जो है फ्लाइट ना होने के बाद अब बाई रोड इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया मोहसिन। इंसानियत के खिदमतगार भी गैर महफूज। ईदी सेंटर लाड़काना के ड्राइवर इमरान माछी को गुज़श्ता रात खैरपुर से वापसी पर एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने अपने 3 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। नवीद लाड़क की रिपोर्ट देखिए। ये हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के कारनामे। सड़कों पर आम शहरी तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ मैयतें उठाने वाली एम्बुलेंसेस भी महफूज नहीं। गुज़िश्ता शब लाड़काना से खैरपुर के गांव नंगर जा में मैयत छोड़कर वापस जाने वाले ईदी ड्राइवर इमरान माछी को एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। ये वाक़या हुआ है तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब शाम को। हमें जो है इसका नाम क्या ड्राइवर ने मुतल्ला किया था तकरीबन 11:15, और दूसरी बार उसने 11:15 बजे रब्ता किया था। उसके बाद से कोई रब्ता नहीं है, उसका नंबर बन जाए। ईदी हुक्काम के मुताबिक डाकुओं का मुतालबा है कि उनके गिरफ्तार 3 साथियों की रिहाई के बाद ही ड्राइवर को छोड़ा जाएगा। पुलिस वाले जो है हमारे साथ वो फ़ोन वगैरह पे बातें हो रही हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाजियाब कराएंगे। वाकई के बाद तमाम ड्राइवरों और सिविल सोसाइटी में खौफ और हरास फैल गया है। वो आवाम को यार भलाई के लिए चलाता है गाड़ी, उसको क्यों अगवा किया है? हुकूमत को कहें कि हम हमारे साथ तावन करें। SSP खैरपुर जफर इकबाल कहते हैं डाकुओं के मुतालबे पर किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। ट्रेसिंग मुकम्मल कर ली है, ड्राइवर को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। सीनियर सहाफ़ी और समा के एंकर नदीम मलिक को FIA की तरफ से तलबी का नोटिस। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए तलबी के इक़दाम की शदीद मजम्मत की और FIA से फौरी तौर पर नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया। PFUJ ने जोर दिया कि खबर के ज़राए ज़ाहिर ना करना सहाफ़ियों का हक है। हुकूमत का खलीजी मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 18 फ्लाइट्स चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि कल से UAE से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा। ओवर बुकिंग करने वाली 4 एयरलाइंस को शोकॉज जारी कर दिए गए।
یہ اور پی آئی اے نے مل کے تو 18 فلائٹس پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹس شیڈول کی ہیں. 4 ممالک میں پھنسے ہوئے ہمارے اسٹینڈرڈ پاکستانی جن میں دبئی ہے، دوحہ ہے، شارجہ ہے، بحرین ہے، انہیں 18 فلائٹس کے ذریعے انہیں واپس لایا جائے گا اور جن کی تعداد تقریباً 6132 بنتی ہے. کل سے یو اے ای سے فلائٹس آپریشن شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی 4 دنوں کے اندر جتنے بھی مختلف گلف سٹیٹس میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں انہیں باعزت طریقے سے، بآرام طریقے سے واپس پاکستان لایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان ایئر لائنز جنہوں نے اوور بکنگ کر کے، جن میں سے قطر ایئر ویز ہے، اتحاد ایئر ویز ہے، ایمریٹس ایئر ویز ہے، ٹرکش ایئر ویز ہے، ان تمام ایئر لائنز کی ایکسپلینیشن بھی کال کر لی گئی ہے، شوکاز بھی دے دیا گیا ہے. انہیں پینلٹی دیا جائے گا اور انہیں اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے اوور بکنگ کیوں کی ہے. ابھی خبر یہ کہ بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کا نیو ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کر رہی ہے. بات کریں گے اسی پر سما کے نمائندے خورشید عالم سے. آگاہ کیجیے خورشید عالم صورتحال سے. جی بالکل، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر عوامی مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی کا ایک احتجاجی مظاہرہ ادارہ نورت کے قریب نیو ایم اے جناح روڈ پہ ہو رہا ہے، جس میں بھی حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، بے روزگاری نے اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ملک میں صرف مافیاؤں کی حکومت ہے. اور اس وقت انہوں نے ایم کیو ایم پر بھی تنقید کی ہے، بجٹ کے حوالے سے بھی تنقید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے. جی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ خورشید عالم. مطلوبہ ویکسین لگاؤ، باہر جانا ہے، اپنے پیاروں کے لیے روزگار کمانا ہے. خیبر پختونخوا میں بیرون ملک جانے والے مسافر ویکسینیشن نہ ہونے کے باعث شدید پریشانی سے دوچار ہیں. رحم یوسف زئی کی رپورٹ. ویکسین کاؤنٹر کے سامنے افسردہ بیٹھا ہوا محنت کش ظہور الرحمان سعودی عرب جانا چاہتا ہے، مگر اس کی راہ میں ہے رکاوٹ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین جو کہ ختم ہو چکی ہے. یہ کہانی صرف اسی کی نہیں بلکہ سینکڑوں مسافروں کی ہے جو باہر ملک نہیں جا سکتے. وہ علاج میں گیا، وہ بول علاج میں ختم ہے، پھر پولیس لین میں گیا، وہ بول ادھر بھی ختم ہے. ادھر آئے 28 تاریخ کو میں آئے، وہ بولتے یار 2-3 دن کے بعد ہم لوگ کال کرے گا. ابھی 3 دن تو گزر گیا، اب تک گزر گیا، ابھی تک کال نہیں آیا. ظاہر سی بات ہے بڑی مشکلات ہے، اور پاکستان میں بھی ٹربلز ہے کیونکہ ہمارا روزگار وہیں پر ہے. پاکستان میں ہمارا روزگار ہے نہیں. فیملی کے لیے بہت زیادہ ٹربل اٹھانی پڑتی ہے، تو فی الحال ہم کوشش ہی کر سکتے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق باہر ملک جانے کے لیے مطلوبہ ویکسین کی نئی کیب جلد پہنچ جائے گی تو مسئلہ حل ہوگا. زیادہ تر ویکسینز پاکستان میں یا تو اویلیبل نہیں ہے یا بہت زیادہ شارٹ سپلائی میں ہے. گائیڈ لائن مل گئی ہے کہ ماڈرنا ویکسین ابھی آئے گی اسپیسیفکلی فار فارنرز ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. تو ہوپ فلی وہ جس وقت یہاں ارائیو ہو جائے گی تو ہمارے سارے ایشوز کافی حد تک سالو ہو جائیں گے. مسافروں نے ویکسینیشن کی شرط اور اس مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم اور صوبائی حکومت سے اپیل کر ڈالی. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ہزاروں محنت کش ویکسین نہ ہونے کے باعث بیرون ملک جانے سے قاصر ہیں. اور بڑی عید پر کہیں کورونا پھر سے سر نہ اٹھائے، وائرس کے پیش نظر اس سال بھی مویشی منڈیاں شہر سے باہر ہی سجیں گی. تاجروں اور عملے کو کورونا ویکسین لازمی لگوانی ہوگی. این سی او سی نے ایس او پیز جاری کر دی. ارحم خان رپورٹ کریں گی. کورونا وائرس سے بچاؤ کا مشن، بڑی عید پر احتیاط بھی بڑی. اندرون شہر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد. مویشی منڈیاں کھلی جگہ اور شہر سے دور لگائی جائیں گی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے گائیڈ لائنز جاری کر دی. این سی او سی کے مطابق عید سے 2 ہفتے قبل مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دی جائے گی. منڈی میں 1400 سے 1700 جانور رکھنے کی اجازت. وقت صبح 7 بجے سے شام 7 بجے مقرر. داخلی راستوں پر ہر فرد کا درجہ حرارت چیک کرنا، سماجی فاصلہ رکھنا اور ماسک پہننا لازم قرار. تمام سٹاف اور بیوپاریوں کی ویکسینیشن بھی ضروری قرار دی گئی. منڈی میں ایمرجنسی سروسز مہیا کرنے کے ساتھ جانوروں کے ڈاکٹر کی موجودگی بھی لازم قرار. جانوروں کو چھو کر چیک کرنے پر پابندی. انتظامیہ کو انٹری پوائنٹس پر ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی سہولت میسر کرنے کی تاکید. مویشی منڈی میں ڈس انفیکشن سپرے بھی باقاعدگی سے کرنا ہوگا. ارحم خان، سما، اسلام آباد.
कराची में सुपर हाईवे पर सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों के रेट भी बहुत सुपर हैं। छुट्टी के रोज भी खरीदार कम हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, छुट्टी का रोज है, जानवर तो बहुत हैं लेकिन खरीदार कम हैं, रेट क्या चल रहे हैं मवेशियों के? ये आज छुट्टी का रोज़ है और कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज़ यकीनन ख़रीदारों का रश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रश नज़र नहीं आ रहा। कैमरामैन मोहसिन से मैं कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तकरीबन बताया जाता है मंडी इंतज़ामिया की जानिब से कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब यहाँ पर कुर्बानी के जानवर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लाए जा चुके हैं। व्यापारी यहाँ पर मौजूद है जानवर फ़रोख्त करने के लिए। कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदार हमें मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितनी देर से आप घूम रहे हैं और कितने मन का वजनी जानवर आप पिछले साल ले गए थे और इस साल आपको नहीं मिल रहा? सुबह से आए हुए हैं और अभी तक 6 से 7 घंटे हो गए घूमते हुए मंडी में। जो जानवर पिछले साल 1.90 का लेके गए थे वो अभी 2.40 में कोई देने को तैयार नहीं है। 6 मन का जानवर है, 6-5.5 मन का, 2.40 उसके लगा दिए हैं। व्यापारी 3 लाख से कम में देने को तैयार नहीं है। यानी हमने भी जो विजिट किया है तमाम ब्लॉक्स का, जनरल ब्लॉक्स का विजिट किया है, तो हमने है कि लाख रुपए से कम का जानवर तो यहाँ पर छोटे से छोटा जानवर जो कि तकरीबन 2.5 मन का जानवर जो है वो तकरीबन 60-65 हज़ार का मिल जाता था, वो इस वक्त 1 लाख रुपए से कम का व्यापारी नहीं दे रहा है। और तमाम जनरल ब्लॉक्स जितने भी हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर जितने भी मुल्क भर से जो मवेशी आए हैं उन सब की कीमतें तकरीबन ऐसे ही हैं। और ख़रीदारों का यही कहना है कि अभी तो है काफ़ी दिन बाकी हैं, कोशिश करेंगे इसी तरह रोजाना आ करें, शायद कोई पसंद का जानवर और अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जाए। जी सलमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और ईद कुर्बान पर चटपटे खाने कैसे बनेंगे? माफिया ने पहले ही हरे मसालों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सब कुछ महंगा हो गया। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। बड़ी ईद पर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म। कुर्बानी के गोश्त को चटखारेदार पकवानों में बदलने वाले हरे मसाले स्टोर कर दिए। सब्जी मंडियों में टमाटर की किल्लत, कीमतों की भी ऊंची उड़ान। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के दौरान हरे मसाले 2 गुना तक महंगे हो गए। धनिया 40 से बढ़कर 80 रुपए, हरी मिर्च 46 से बढ़कर 92 रुपए किलो हो गई। अदरक जो गुज़श्ता इतवार 412 रुपए किलो थी, अब 48 रुपए इजाफे के साथ 460 में दस्तयाब। लहसुन 28 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए किलो, प्याज 4 रुपए, जबकि टमाटर 3 रुपए किलो महंगा हो गया। टमाटर इसलिए गायब हुए हैं, ईद आने वाली, अब इनका ये इरादा है कि 100 रुपए किलो पे लेके जाएंगे। लोगों ने मजबूरन खरीदने हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सैलरी पेड लोग हैं, किस तरह अफोर्ड करेंगे? हर चीज़ को इन्होंने जैसे पेट्रोल बम गिरा दिया, वहाँ पे हर चीज़ का बम गिरा रहे हैं। दुकानदारों ने मसाले मजीद महंगे होने की पेशगोई भी कर दी। जितने बड़े आड़तिया बैठे हुए हैं या जितने बड़े डीलर हैं उन्होंने स्टोर कर लिया है, तो वो महंगा करके बेचेंगे। पूछने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस। महंगाई का ये आलम है कि लगता है इस बार ईद पर गोश्त पकाने के बजाय उबाल कर ही खाना पड़ेगा। शहरी कहते हैं महंगाई की बुनियादी वजह है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि कीमतें मामूल पर आ सकें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, जलसे से पहले कुछ तफरी हो जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मालम जब्बा की सैर के दौरान जिप लाइन के मज़े। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा, उम्मीद है लीगी लीडरशिप सवात में अच्छी तफरीही सहूलियात से लुत्फानंदोज़ हुई होगी। अच्छी हुकूमत के समराज से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मुखालिफ ही क्यों ना हो। जलसा वलसा भूल जाओ, जिप लाइन पर झूल जाओ। मरियम औरंगजेब आई तो पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए थीं, मगर सवात की खूबसूरत वादी और सुहाना मौसम देखकर दिल मचल गया। जिप लाइन के खूब मजे लिए। मरियम औरंगजेब की फुटेज सोशल मीडिया पर आई तो वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौका जाने न दिया। ट्विटर पर लिखा, उम्मीद है नून लीग की लीडरशिप तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फानंदोज़ हुई होगी। अच्छी हुकूमत के समराज से सबको फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ ही क्यों ना हो।
तर्जुमान केपी की हुकूमत ने ट्वीट में लिखा, मरियम औरंगजेब सैर सपाटों में मगन हैं, जबकि अब्बू बचाओ तहरीक वालों के कारकुन ग्राउंड में उनकी राह तक रहे हैं। और दीर के दिलकश सयाहती मकामात पर इन दिनों मौसम खुशगवार है। दा चकरज़ेदे गांव का नज़ारा भी दिलफरेब है। हसीन मनाजिर की सैर करा रहे हैं सैयद जाहिद जान। ये है जिला अपरदीर के कुदरती मनासिर, खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियाँ, जहाँ इन दिनों मौसम ठंडा है। लोहारी टॉप के इर्द गिर्द जखना और मीना के इलाके हुस्न से माला माल हैं। इन दिनों लोग यहाँ की खूब सैर कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी है माशाल्लाह, प्लॉट बने हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे ठंडक भी है, लेकिन रात के टाइम तो बहुत शदीद हो जाती है। अभी फिलहाल मतलब गुजारे लायक है। बहुत मज़ा आया है, हमारा 9 दिन का टूर था, हमने बहुत इंजॉय किया। काफ़ी रोड पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे रोड हैं, मतलब इनकी गाड़ियों की स्पीड भी ठीक है, मतलब पक्के रोड हैं। कश्मीर, सिंध और पंजाब के सयाह कहते हैं जुलाई में यहाँ का मौसम दिलफरेब है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, हमें काफ़ी अच्छा फील किया। मौसम भी माशाल्लाह अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो काफ़ी सर्दी भी है। तो हम अपने दोस्तों को यही कहेंगे कि आएँ इधर घूमें, अपरदीर घूमें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सरसब्ज पहाड़ों के संगम पर बारबेक्यू हो रहा है, मदे मदे के पकवान बन रहे हैं, इलाकाई मौसीकी के सुर भी बिखेरे जा रहे हैं। लोहारी टनल और आसपास के इलाकों में इन दिनों दिसंबर जनवरी का मौसम है। गर्मी के सताए लोग यहाँ आकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सैयद जाहिद जान, समा, दीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।